सीओपीडी, अस्थमा कहने के लिए दो डिफरेंट डिसीजेस है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को इन दोनों के लिए लोग दमा इस एक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अजय गौड़ से, पल्मोनरी फिजिशियन, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल, मुंबई। आज इस छोटे से वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीओपीडी और अस्थमा में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। हम पहली बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली हमें यंग एज में हो जाती है। हम चाइल्डहुड है, बच्चे हैं, तब से ये शुरू हो जाती है। हमारी सांस की नली की अंदर की जो परत होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर मौसम बदल जाता है, डस्ट आ जाती है, अगर तड़का आ जाता है किचन में या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, तो इस परत को अंदर से सूजन आने लगती है और ये कुछ इस तरीके से होने लगती है। वहाँ पे सिक्रीशन जमा होती है और उसका डायमीटर कम होता है। ज़्यादातर लोगों को फिर सर्दी होती है, खांसी आती है, गले में खराश होती है। जब इन चीज़ों के साथ उनका कांटेक्ट हो जाता है, चाहे वो डस्ट हो, फ्यूम्स हो, तड़का हो, अभी जो हाल ही में दिवाली गई उस पटाखे की धुआं हो, उसमें सिक्रीशन जमा होती है, डायमीटर कम हो जाता है, तो आपको खांसी भी आती है और कभी कभी दम भी लगता है। ये चीज़ें अगर यहाँ तक सीमित है तो कोई यूजुअली ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर ये डायमीटर और ज़्यादा कम हुआ तो छोटे से एयर पैसेज से हवा बाहर और अंदर जाते समय आपको सीटी बजने की आवाज़ आती है। काफ़ी लोग उसको वीज कहते हैं। ये प्रिडोमिनेंटली होता है अस्थमा में, यंग एज में होता है। ज़्यादातर ट्रिगर्स एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, उसकी वजह से आपको ये तकलीफ होती है। वेराज हम अगर सीओपीडी की बात करें तो सीओपीडी ये बेसिकली होने वाली बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, जो बेसिकली पैसिव या एक्टिव स्मोकिंग से होती है। अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो, अगर आप बीड़ी स्मोक करते हो, अगर आपको एनवायरमेंटल धुएं से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, या कुछ स्त्रियां होती है इस देश में जहाँ पे हम वुड चूल्हा पे या गोबर के या लकड़ी के चूल्हा पे काम करते हैं, कंटिन्यूसली उस धुएं को आपके फेफड़े में जाने की वजह से आपके फेफड़े धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि धीरे धीरे आपको हर रोज़ के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी बचपन में या जवानी में नहीं होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको समझता है 40-50 की उम्र के बाद। दोनों की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अस्थमा की ट्रीटमेंट और सीओपीडी की ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि बीमारी आपकी सांस की नली की और फेफड़ों की हो तो ज़्यादातर हम उन दवाइयों को देना प्रेफर करते हैं जो सिर्फ वहीं पे जाए। आपने डिफरेंट टाइप के इन्हेलर्स देखे रहेंगे जो गोलियों से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि अगर आपकी बीमारी अगर वहाँ है तो वहाँ पे ही टारगेट ओरिएंटेड दवाई जाना ज़्यादा अच्छा होता है। पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिलता है, डोज कम लगता है और कोई साइड ऑर्गन पे अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं होते, सस्ती भी होती है। एक ही सलाह रहेगी मेरी, अगर आप दवाई चालू करते हो अस्थमा की, सीओपीडी की, तो उस दवाई को कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां एक बार अगर आपके साथ होती है तो उसको ढंग से कंट्रोल करने में ही समझदारी है। नहीं तो हमारे रोज़ के दिन की एक्टिविटीज़ को हम करते समय बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। दवाइयों के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रिवेंशन की चीज़ें। अगर हमें पता है कि कुछ ट्रिगर्स के साथ हमें तकलीफ होती है तो उस ट्रिगर से हमने दूर रहना चाहिए, हमने स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, हमने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, सनलाइट एक्सपोजर लेना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होती है, उस एक्सरसाइज की भी आपको दवाइयों के साथ मदद होती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकें। हमने देखा है अस्थमा के लोगों को काफ़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी जीते समय। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट को हम आपको अच्छे से मदद करेंगे। थैंक यू।